बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं ट्रांसफर। इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने अपने इनिशियल लेक्चर में ही दे दिया था कि हम लोग ना यहाँ पे चार किस्म का ट्रांसफर देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इन्वेंट्री में ट्रांसफर करना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को पीपीई में ट्रांसफर करना, इन्वेंट्री को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लेकर आना और पीपीई को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लेकर आना। अब इन्वेंट्री के लिए तो स्टोरी है बिल्कुल क्लियर सी कि इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआर वो तो उस वैल्यू पे मौजूद होगी। लेकिन मसला आ जाता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और पीपीई का, क्योंकि अगर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की तरफ हम लोग जा रहे हैं तो हमें देखना पड़ता है कि भाई पीपी के ऊपर कॉस्ट मॉडल है या रिवैल्यूएशन मॉडल है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर कॉस्ट मॉडल है या फिर वैल्यू मॉडल है। हम लोगों ने उसके मुताबिक लेके आना है। लेकिन ये बात ना बड़ी बड़ी सिंपल सी बड़ी इजी सी बात है कि देखो, अगर मैं पीपीई से ट्रांसफर करूंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होने जा रही है ना, और उसके लिए तो इनिशियल रिकॉग्निशन है एंड इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा एट कॉस्ट होती है। ओके, सपोज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से मैं पीपी की तरफ आ रहा हूं, चाहे पीपी के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल है या कॉस्ट मॉडल है, भाई पीपी में तो एडिशन है ना फॉर द ईयर, ऐसे ही है ना, और एडिशन एट कॉस्ट है, उसके लिए तो इनिशियल मेजरमेंट है वो। ओके, हमने ये देखना है कि उन वैल्यूज को रिकॉर्ड क्या करें, कि वो जो कॉस्ट हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो कॉस्ट क्या होनी चाहिए, इस चीज के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। अब देखो रूल क्या होता था हमारे पास, जब सपोज एक्सचेंज ऑफ एसिड भी हम लोग करते थे, हम लोग कहते थे फेयर वैल्यू ऑफ एसिड गिवन अप, एम आई राइट? तो यहाँ पर भाई हम लोग कोई एसिड एज सच दे तो नहीं रहे, हम लोग तो अपना कोई न्यू एसिड लेके आ रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहा, इन्वेंट्री से लेगा या पीपी से लेगा, ऐसे ही है। तो दूसरा ऑप्शन क्या था, फेयर वैल्यू ऑफ एसिड रिसीव्ड, था ना ऐसा? तो भाई सिंपल सा रूल है, फेयर वैल्यू ऑफ एसिड रिसीव्ड आपके न्यू एसिड की कॉस्ट बनता है। ओके, चाहे जो मर्जी ट्रांसफर होना, पहला रूल यही है कि आपने उस एसिड को, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर है, चाहे वो आप लोगों के पास पीपी में है, चाहे इन्वेंट्री में है, आपने उसकी फेयर वैल्यू देनी है। और फेयर वैल्यू ही दूसरी जगह जहां पे वो ट्रांसफर हो रहा है वहां पर उसकी कॉस्ट बन जाएगी। बात क्लियर? फिर चाहे जो मर्जी वो कहता है, फिर वो कॉस्ट जैसे ही बनेगी उसके ऊपर जो मॉडल होगा वही मॉडल उसने अपनाना शुरू कर देना है। अब किस तरह से, जरा वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ट्रांसफर हमारे पास क्या आ सकता है, ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू पीपी, दूसरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इन्वेंट्री, तीसरा ओनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पीपीई टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड इन्वेंट्री टू। तो ये चारों हो गए ट्रांसफर। अब इनकी रिकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू पे करनी है, ये देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है जिसने आपको सब कुछ समझा देना है। अच्छा देखो, अब क्या चीज कहते हैं, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपी की तरफ जा रहे हो, क्या, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपी की तरफ जा रहे हो तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू उठा लेनी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू लेनी है एट द डेट ऑफ चेंज ऑफ यूज। अब बेसिकली ये डिस्पोजल तो नहीं है ना, ये तो जस्ट चेंज ऑफ यूज है, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। अब जिस दिन हम लोग इसके इस्तेमाल को चेंज करते हैं उस दिन उस एसिड की फेयर वैल्यू क्या है, वो कॉस्ट बन जाएगी फॉर IAS 16। ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा अब देखो, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे भी तो दो मॉडल हैं, कॉस्ट मॉडल एंड फेयर वैल्यू मॉडल, है ना ऐसा? अब ये फेयर वैल्यू मॉडल पर है तब तो वो फेयर वैल्यू से ही चल रहा है। आपने उस एसिड की फेयर वैल्यू लेनी है और उस एसिड की फेयर वैल्यू और उससे पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिस वैल्यू पर रिकॉर्ड है उसमें डिफरेंस आ जाएगा कुछ ना कुछ अमाउंट का।
वो जो भी डिफरेंस आए वो फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस बनेगा। बात समझ आई? और ये बिल्कुल ऐसे ही ट्रेड होगा जैसे IS 40 में कर रहे थे। कैसे करते थे IS 40 में ट्रेड? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को जाके चार्ज कर देते थे। अभी भी आपने बिल्कुल वैसा ही करना है। देखो भाई, डेट ऑफ चेंज ऑफ यूज, उससे पहले है प्रीवियस स्टैंडर्ड, तो वो फॉलो भी प्रीवियस स्टैंडर्ड को ही करेगा। और उस यूज की डेट के बाद है न्यू स्टैंडर्ड, उसके बाद उसने न्यू स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। आपने डेट ऑफ चेंज ऑफ यूज पे जाना है, वहां पर उसकी फेयर वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपने अगर किसी भी और वैल्यू पे रिकॉर्ड किया हुआ है तो वैल्यू फेयर वैल्यू तक उसको पहले लेकर आओगे। उसमें इंक्रीज भी हो सकता है और उसमें डिक्रीज भी हो सकता है। अब डेट ऑफ चेंज ऑफ यूज से पहले कौन सा स्टैंडर्ड था? IS 40 ने क्या कहा था कि चाहे फेयर वैल्यू गेन हो या फेयर वैल्यू लॉस हो, कहां जाके चार्ज कर रहे हैं? SOCI में जाके चार्ज कर देना। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। ओके, अच्छा, उसके बाद फेयर वैल्यू IS 16 के लिए बन जाएगी उसकी कॉस्ट। अब IS 16 जाने उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है। गॉट इट? अब चाहे वो उसको कॉस्ट मॉडल पे रखे, चाहे उसको रीवैल्यूएशन मॉडल पर लेकर आ जाए, वो फिर फ्यूचर में के ईयर में वो उसके साथ में जाएगा। कोई इशू? बात समझ आई है? लेकिन अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को IS 2 में कन्वर्ट करते हैं तो फिर भी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू लेनी, और वो फेयर वैल्यू हमारी इन्वेंट्री के लिए कॉस्ट बन जाएगी। फिर वही बात कि फेयर वैल्यू में गेन या लॉस जाके रिकॉर्ड करोगे कहां पर? SOCI में जाके रिकॉर्ड कर दोगे। बात क्लियर? इन दोनों में किसी किस्म का कोई इशू? सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब भी ट्रांसफर होगी अपनी फेयर वैल्यू पे ट्रांसफर होगी, और उसकी फेयर वैल्यू दूसरे स्टैंडर्ड्स के लिए उनकी कॉस्ट बने। कोई मुश्किल बात है ये? अच्छा, फिर बाकी दो देखते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरफ आए तो फिर अब IS 16 आ रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरफ। IS 16 भी अप्लाई IS 16 रिवैल्यूएशन मॉडल। तो इवन इफ पॉलिसी इज, क्या कह रहा है? कहता है चाहे आपके IS 16 के ऊपर कॉस्ट मॉडल ही क्यों नहीं चलता। अब लाजमी बात है, जब कॉस्ट मॉडल होगा तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास तो एसिड अपनी कैरिंग अमाउंट पे मौजूद है, अपनी WDV पे मौजूद है, आप उसको अपनी WDV पर नहीं लेकर जाओगे। ओके, आपने उस एसिड की एट द डेट ऑफ चेंज ऑफ यूज उसकी फेयर वैल्यू फाइंड करना। वो फेयर वैल्यू IS 40 के लिए उसकी कॉस्ट बन जाएगी। क्या? फेयर वैल्यू IS 40 के लिए उसकी कॉस्ट बन जाएगी। लेकिन जहां से अब इससे पहले बात करें तो भाई एसिड की कैरिंग अमाउंट भी तो अपनी फेयर वैल्यू तक आई है। अब चाहे उसके ऊपर कॉस्ट मॉडल था वो कैरिंग अमाउंट से फेयर वैल्यू पर आए, या अगर उसके ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल था तो चाहे वो अपनी रिवैल्यूड अमाउंट से फेयर वैल्यू पर आए, उसको रिवैल्यूएशन लॉस या रिवैल्यूएशन गेन होगा। ओके, तो वो जो रिवैल्यूएशन लॉस या रिवैल्यूएशन गेन हो वो बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करना जैसे IS 16 में करते थे। मतलब इन केस अगर आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस मिल जाता है तो आपने क्या करना होगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस मिल जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपने उसको अपनी इक्विटी में जाके रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पर रिकॉर्ड करना है। बात क्लियर है? और ये अब तब तक रिकॉर्ड रहेगा, अब इसको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। वो जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हम लोग ट्रांसफर करते थे, इस पर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। ये तब तक रिकॉर्ड रहेगा जब तक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं करते थे। जिस दिन उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डिस्पोज करोगे उस दिन जाकर उस रिवैल्यूएशन सरप्लस को खत्म करोगे। ओके, बात क्लियर हुई? देखो, बात फिर से वही आ गई कि भाई डेट ऑफ चेंज से पहले IS 16 था। IS 40 ने कहा कि भाई मुझे तो अपनी फेयर वैल्यू दो।
जैसे ही वो फेयर वैल्यू देगा तो अपने एसिड को पहले फेयर वैल्यू पर लेकर आएगा। उस फेयर वैल्यू तक आने में जो भी चेंज आएगा अकॉर्डिंग टू IAS 16 उसने उसके साथ डील करना है। लॉस होगा तो एसओसीआई में चार्ज कर देगा, गेन होगा तो रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पर इक्विटी में जाकर रिकॉर्ड कर देगा। कोई डाउट? देखो यहां पे कहता है कि आपने अप्लाई करना है IAS 16, उसको रिवैल्यूएशन मॉडल है चाहे कॉस्ट मॉडल है, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रीट द डिफरेंस इन अकॉर्डेंस विद ऑन सब्सिक्वेंट डिस्पोजल ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, के बाद में जब इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डिस्पोज करो तब द रिवैल्यूएशन सरप्लस इंक्लूडेड इन इक्विटी में बी ट्रांसफर टू, एनुअल बेसिस पे नहीं लेकर जाओगे, फिर उसको रहने दो जब तक कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर देते। बात समझ आ गई है? क्लियर? और अगर आप लोग IAS 2 से लेकर आते हो IAS 40 की तरफ, तब भी मेजर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट, तो यही बात मैंने आपसे पहले ही समराइज कर दी थी कि बेटा कहीं भी ट्रांसफर करो, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट आप जिस भी स्टैंडर्ड में ट्रांसफर कर रहे हो उसकी कॉस्ट बन जानी है, और उसका जो डिफरेंस है वो पुराने स्टैंडर्ड के मुताबिक जाके आप लोग डील करोगे। अब यहां पर भी आपके IAS 2 जो आपकी इन्वेंट्री है, आप उसकी देखोगे कि मार्केट वर्थ क्या है, उसकी फेयर वैल्यू क्या है, वो फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए उसकी कॉस्ट बनेगी। अब आपकी इन्वेंट्री तो अपनी कॉस्ट पर थी या लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV पर थी, जबकि फेयर वैल्यू मार्केट में लाजिम बात है ज्यादा होगी, तो आप उसको कॉस्ट या NRV से फेयर वैल्यू तक लेकर आओगे तो आपको गेन होगा, तो वो गेन ऑन इन्वेंट्री हमेशा एसोसिएट को चार्ज होता है। ओके, तो वो जाके जो डिफरेंस आएगा वो एसोसिएट को ही चार्ज करोगे। कहते हैं डेट ऑफ ट्रांसफर एंड द डिफरेंस कंपेयर टू प्रीवियस कैरिंग अमाउंट इज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस। ये थे ट्रांसफर के रूल्स। किसी को कोई इशू? अच्छा, अब देखते हैं कि आपको ये बात कितनी समझ आई है। उसके लिए जरा पहले एग्जांपल नंबर 4 जल्दी से मुझे सॉल्व करके दें। क्या कहते हैं? जर्नल एंट्रीज फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 की जर्नल एंट्रीज बना कर देनी है। सोल्यूशन ना देखिएगा, सोल्यूशन देख लिया तो मतलब गया फिर ये कॉन्सेप्ट सारा। सिर्फ क्वेश्चन चलें इकट्ठे पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन, एंटिटी ए हैज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी carried at its fair value of rupees 1 million on 2000। हमने कब की जर्नल एंट्रीज? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। पूरे साल में जो भी ट्रांजैक्शन, एट द एंड नहीं लिखा हुआ उसने, फॉर द ईयर तो पूरे साल में जो भी ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन हुई उन सबको रिकॉर्ड करेंगे। ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी और वो अपनी फेयर वैल्यू पे मौजूद है। ओके, अच्छा तो फिर इसकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन क्या होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पर है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। अच्छा देखें, विद रिमेनिंग लाइफ ऑफ, तो हमने इसको कब फेयर वैल्यू पर लेकर आए होंगे? कब फेयर वैल्यू पर लेकर आए होंगे? 31 दिसंबर 2018, क्योंकि हर साल फेयर वैल्यू पे जाना होता है उसने। एक दिन पहले ही हम इसको फेयर वैल्यू के ऊपर लेकर आए थे। ओके, और अब से मतलब 1 जनवरी 2019 से ऑनवर्ड उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? कहते हैं एन एंटिटी ए यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल अंडर, तो वैसे यहीं से पता चल नहीं गया था। फिर कहते हैं 30 जून 2000 साल का मिड क्या हुआ? इट वॉज डिसाइडेड टू यूज द बिल्डिंग फॉर, ऐसी ही बातें आपको वहां पे बताएंगे। तो जब फॉर एडमिनिस्ट्रेशन आने लगे तो क्या वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रही? कहां ट्रांसफर होने जा रही है? सिर्फ यूज चेंज हुआ तो स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। अब 30 जून 2019 तक तो IAS 40 चलेगा उसके साथ, लेकिन 30 जून के बाद IAS 16 उसका हकदार बन जाएगा। ओके, अच्छा फिर ये जो फेयर वैल्यू थी ये ओपनिंग थी, हमने इसके ऊपर नहीं ट्रांसफर करना है 16 को,
हमने देखना है कि भाई इस एसेट की फेयर वैल्यू ऑन 30 जून 2019 क्या है। क्लियर? अच्छा देखो, rather than keeping it for investment potential at this date fair value is rupees, ओपनिंग कितना था 1 मिलियन, और जिस दिन ट्रांसफर करने लगे उस दिन वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले अपनी उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 1.2 मिलियन पर लेकर आओ। तो क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इंक्रीज करोगे 200, 1 मिलियन पे पहले से थी, 2 मिलियन का आपने इंक्रीज कर दिया, 1.2 मिलियन पे पहुंच नहीं गई। और ये जो 200,000 आया ये क्या कहलाएगा, फेयर वैल्यू, और इसको चार्ज कर देंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। ये पहली जर्नल एंट्री बन गई। किसी को डाउट? अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सबसे पहले जाएगी अपनी फेयर वैल्यू पर, अब इसने ट्रांसफर होना है टू पीपी। तो अगली एंट्री सेम डेट पर क्या रिकॉर्ड करेंगे, पीपी। बेसिकली तो ये बिल्डिंग है ना, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, पीपी डेबिट हो जाएगा कितने से, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट बिकम्स द कॉस्ट ऑफ द पीपी, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खत्म हो गई कितनी अमाउंट से। क्या ये बात भी समझ आ गई? यहां पर आप एक ही एंट्री भी रिकॉर्ड कर सकते थे, जो मैंने दो एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं, आप इसको कंबाइन करके एक एंट्री भी रिकॉर्ड कर सकते थे। और वो एक एंट्री आपके पास किस तरह बन सकती थी, और ये देखें, पीपीई को डेबिट करते 1.2 मिलियन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इससे पहले आपके पास रखी हुई है 1 मिलियन, 1 मिलियन से ही उसको क्रेडिट कर दें, और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आया है 200 का, ये आपका बन गया फेयर वैल्यू गेन। आप ये कंबाइंड एंट्री भी रिकॉर्ड कर सकें, चाहें तो आप सेपरेट एंट्रीज रिकॉर्ड करें कि पहले अपने उस एसिड को उसकी फेयर वैल्यू तक लेकर आओ, उसके बाद उसको ट्रांसफर करवा दो। चाहो तो आप एक कंबाइंड एंट्री रिकॉर्ड करें। बात क्लियर हो गई? अब जब ये पीपी बन गया है, तो भाई चाहे कॉस्ट मॉडल हो चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल हो, लाजिमी बात इसने डेप्रिशिएट होना है। अब एट द एंड ऑफ द पीरियड इसने जाके डेप्रिशिएट हो जाना है। तो क्या कहते हैं, एनटीटीए यूजेस कॉस्ट मॉडल अंडर IAS 16 on 31st December 19 year end the value of the property has increased to rupees। अब हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है, क्यों, हम कॉस्ट मॉडल पे हैं, तो हम लोग सिंपली जाके क्या करेंगे, इसको डेप्रिशिएट कर देंगे। तो डेप्रिशिएट जो करेंगे वो फॉर 6 मंथ्स करेंगे, 30 जून 2019 से 31 दिसंबर 2019, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर। क्या आपको मेरी बात समझ आई? ये देखो, ये एंट्रीज आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखो भाई, इनिशियली उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ क्या थी, लेकिन 6 माह तो गुजर गए थे ना, जिस दिन पीपी का पार्ट बना उस दिन लाइफ क्या है। तो फिर 1.2 मिलियन डिवाइडेड बाय 9.5 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास आ जाएगा। एनी इशू? ऑल क्लियर? अच्छा, फिर हमें कहा गया था, अगर आप लोगों को स्टैंडर्ड अच्छे से याद हो, कि चाहे आपके पास कॉस्ट मॉडल ही क्यों ना हो, लेकिन आपने उस एसेट की ना फेयर वैल्यू के बारे में हमें बता देना, डिस्क्लोज जरूर कर देना। पढ़ा था ना आप लोगों ने ऐसा? अब देखें, कहते हैं हियर एंटिटी ए अप्लाइज कॉस्ट मॉडल इन केस एंटिटी ए हैड पॉलिसी ऑफ अप्लाइंग रिवैल्यूएशन मॉडल द गेन ऑफ रुपीज 163 158, ये जो इनके दरमियान डिफरेंस आया है, वुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कहते हैं ये तो कॉस्ट मॉडल था ना, तो हम लोगों ने इतना कुछ कर दिया। सपोज कि यहां पर कॉस्ट मॉडल की जगह पे होता रिवैल्यूएशन मॉडल, ये 3 एंट्रीज एज इट इज रिकॉर्ड होती। किसी को एतराज? यहां तक बात क्लियर है? सेम सिचुएशन होती, सिर्फ अगर वो यहां पे ये कह देता कि भाई हम कॉस्ट मॉडल की जगह पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर क्या करता, सेम डेट पे जाके इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का रिवर्सल डालता। क्या आता ये,
accumulated depreciation to PPE कितनी अमाउंट 63158। एक एंट्री में ये जाके रिकॉर्ड कर देता। फिर एसिड को 1.3 मिलियन पे लेके जाना है तो अब क्या करता, पीपीई टू रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने का 1.2 मिलियन में से 63158 माइनस करेंगे, उसको WDV पर लेकर जाएंगे और इसको फिर 1.3 पर लेके जाएं तो इंक्रीज आ रहा है 163158। ओके हो गई बात। अब चाहे कॉस्ट मॉडल हो पीपी पे, चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल हो, जर्नल एंट्रीज की समझ आ गई आप लोगों को। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अपनी फेयर वैल्यू पीपीई को देगा और वो पीपीई के लिए उसकी कॉस्ट बन जाएगी। कोई डाउट? ऑल क्लियर? चलिए अब मुझे एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करके दें, शाबाश। मैंने कहा ये हो नहीं गई। हाँ ठीक है ठीक है, करें एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करें। Entity B has investment property carried at fair value of rupees 1 million on 1st January। उसकी remaining useful life fair value model यूज करता है। 30 जून को board of directors decided to develop the property and use it for, तो ये इन्वेंट्री बन जाएगी। तो अब देखें इस डेट को वैल्यू क्या थी, उसके बाद 31 दिसंबर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इंक्रीज टू रुपीज। अब इन्वेंट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके वो तो लोअर ऑफ कॉस्ट, और तो ऐसे समझो जैसे उसकी एनआरवी ज्यादा है तो उसने अपनी कॉस्ट पे ही रहना है। ओके ये वैसे समझ लेना जैसे उसके एनआरवी है। अब हमने क्या करना है भाई, सबसे पहले तो अपने ये जो 1 मिलियन वाली प्रॉपर्टी थी इसको लेकर जाएंगे 1.200 का, ये हम लोग इंक्रीज अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लेकर आएंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू, इसको फेयर वैल्यू गेन लिख सकते हो, ये जो इसने इन्वेस्टमेंट इनकम या गेन लिखा है ना, इसको लिख लिया करो फेयर वैल्यू गेन। ओके अच्छा ये आ गया। उसके बाद इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट हो जाएगा, इसको एज इट इज रहने दो। No adjustment required at year end unless NRV of inventory is lower as compared to its cost of rupees। यही बात हमने की है, अब इसको डेप्रिशिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों को क्लियर हो गई ये बात? अच्छा एग्जांपल नंबर 6 देखें जल्दी से। जर्नल एंट्रीज ईयर एंड 31 दिसंबर 2019। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ें और इसको सॉल्व करें। एग्जांपल नंबर 6। अब इसी एग्जांपल में अगर आप लोग देखें तो स्टार्ट में एंटिटी सी हैज प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड एज वेयर हाउस, मतलब बिजनेस अपने इस्तेमाल में लेके आ रहा है तो IAS 16 उसके साथ डील करेगा और उसकी वैल्यू क्या है 1 मिलियन ऑन 1 जनवरी 19 विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एंड यूज अंडर IAS 16 फॉर इट्स, तो मतलब ये फिर कॉस्ट ही है उसकी। ओके या अगर WDV होगी, कॉस्ट नहीं तो WDV होगी 1 जनवरी को, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं आई तो WDV होगी। अब देखिए कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ या WDV डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एक ही बात है। ओके हो गई बात? फिर क्या कहता है 30 जून प्रॉपर्टी वाज वैकेटेड एंड मैनेजमेंट डिसाइडेड टू कीप इट फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल एट दिस डेट द फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज एंटिटी सी यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल अंडर IAS 40। फिर कहते हैं 31 दिसंबर 2019 को इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो गई और पहुंच गई 1.3 मिलियन। ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग इज मेड एट द टाइम ऑफ, तो ना भी बताता तो हम लोग ऐसा ही करते। ओके अच्छा अब क्या करना था, सबसे पहला काम कि हम लोगों ने 30 जून पे जाना था 19, भाई IAS 16 अप्लाई होगा तो ये अपने आप को डेप्रिशिएट करवाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और कितनी अमाउंट 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12 इज इक्वल टू 50,000। ऑलराइट
अच्छा, अब ये जो आपका एसिड है ना, ये 950 पे पहुंच गया है। 950 से इसको लेकर जाना है हम लोगों ने 1.2 मिलियन। तो एसिड में इंक्रीज कितनी वैल्यू का आ जाएगा? अब पहले तो इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को खत्म करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट टू पीपीई 50,000, इसको खत्म करेंगे। फिर अगली एंट्री हमारे पास क्या होगी? पीपीई टू रिवैल्यूएशन ऑफ 250,000। किसी को कोई डाउट? अच्छा, ये दो एंट्रीज रिकॉर्ड करने से फिर बेहतर नहीं था कि हम लोग यहां पर ही पीपी लिख देते? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाओ ही ना, एसिड है डब्ल्यूडीवी। ये पॉइंट क्लिक किया? मैंने आपको दो मेथड बताए थे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एसिड अकाउंट। तो डायरेक्ट एसिड अकाउंट को चार्ज कर दो, दूसरी एंट्री रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एसिड ऑलरेडी अपनी डब्ल्यूडीवी पे पहुंच गया है। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि पहले ही डब्ल्यूडीवी पर था। ओके, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। दो एंट्रीज डेप्रिसिएशन की रिकॉर्ड करना चाहो वो भी हो सकती हैं। ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ऐसे 1200 पे पहुंच गए। आप फिर क्या करना है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू पीपीई कितने से? 1200 से। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे फेयर वैल्यू मॉडल है, तो एट द एंड ऑफ द पीरियड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट करेंगे 100 से, और फेयर वैल्यू गेन जाके रिकॉर्ड कर देंगे। ये आपके पास इसकी जर्नल एंट्रीज बन जाएंगी। किसी को कोई डाउट? ऑल क्लियर? इन्होंने क्या किया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसके बाद ये आ गए आपके पास। बातें समझ आ गई होंगी आपको? किसी को कोई मसला? चलें, गुड हो गया। अच्छा, अब इन्होंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्यों नहीं चार्ज किया? क्योंकि वो कॉस्ट मॉडल पर थे, वो रिवैल्यूएशन मॉडल तो बेसिकली कर ही नहीं रहे थे ना, तो इस वजह से उन्होंने इसको चार्ज नहीं किया। उन्होंने बस जो चेंज आया डब्ल्यूडीवी का और एसिड की फेयर वैल्यू का, वो जाके रिकॉर्ड कर दिया। किसी को कोई डाउट? अच्छा, अब देखें एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7, करो जल्दी से सॉल्व करो एग्जाम्पल नंबर 7। एंटिटी डी। अब बाकी सारा वैसे डाटा तकरीबन सेम सेम ही चल रहा था। हैज कमर्शियल शॉप हेल्ड फॉर, तो मतलब इन्वेंट्री है, इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ प्रॉपर्टी बिजनेस कैरीड एट। अब इन्वेंट्री है तो अपनी कॉस्ट पर होगी या एनआरवी पर होगी। कब? 1 जनवरी 2000। ऑन 30 जून 2000 इट वाज गिवन ऑन रेंट। अब 30 जून 2019 रेंट पर दे दी। अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई। फिर क्या कहते हैं? टू आर लोकल बिजनेस रादर देन कीपिंग इट फॉर रीसेल एट दिस डेट द फेयर वैल्यू इज रुपीज। अब इन्वेंट्री ने क्रेडिट होना है 1.2 से, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने डेबिट होना है 1.2 से। मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इन्वेंट्री 1.2 मिलियन आएगी, लेकिन इन्वेंट्री हमारे पास कौन सी वैल्यू पर थी? 1 मिलियन। ऐसे ही है ना? तो 1 मिलियन एंड 1.2 मिलियन के दरमियान जो डिफरेंस है 200 का, वो बेसिकली आपको इन्वेंट्री ट्रांसफर करने पर गेन हो गया। एक ही एंट्री बना दो कि आप लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट करो 1.2 मिलियन से, आपके पास जो इन्वेंट्री है वो मौजूद है 1 मिलियन, तो इन्वेंट्री को क्रेडिट करो 1 मिलियन से, और जो डिफरेंस आ रहा है 200,000 का, वो जाके गेन के तौर पर चार्ज कर दो एसोसिएट में, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। क्लियर होगी बात? फिर एट द एंड आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं IAS 40 के ऊपर, तो 100,000 का इंक्रीज जाके रिकॉर्ड कर देना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू फेयर वैल्यू गेन। बात क्लियर हुई? ये देखें, ये आपके पास एंट्रीज बन जाएंगी। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आई हो इन बातों की? क्लियर? आपको इन ट्रांसफर की समझ आ गई इन एग्जांपल से? तो जिस तरह से ऊपर वो स्टोरी बताई गई थी बिल्कुल वैसे ही हम लोग ट्रांसफर कर रहे थे। आई होप कि अब अगर कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल में ऐसी कोई बात आ जाती है तो आप उसको इजीली हैंडल कर लेंगे। अच्छा, आपके पास ना कुछ होते हैं सेल्फ कंस्ट्रक्टेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मतलब हम लोग खुद उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं।
वह पीस ऑफ लैंड हमने परचेज कर लिया, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर घर बना रहे हैं, और वो घर जो बना रहे हैं वो हम लोग फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है, कि हमने उसे रेंटल इनकम अर्न करनी है एंड कैपिटल एप्रिसिएशन है। तो उसके लिए क्या करना है, कहते हैं व्हेन एन एंटिटी कंप्लीट्स द कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ऑफ अ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी that will be carried at any difference between the fair value of the property at that date and its previous carrying amount shall be recognized in, सिंपल सी बात है बेटा, जब अप्लाई IS 40 हो रहा है और वो अपनी फेयर वैल्यू पर है, तो फेयर वैल्यू का कोई भी गेन आएगा हमेशा कहाँ चार्ज होता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाके चार्ज करते हैं। बात क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट? आई होप कि आपको ये ट्रांसफर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।